मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझेंगे। तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होता है, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, ज़ीरो। यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो देखो मैट्रिक्स बनाने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि कंडीशन में ये जो एलिमेंट्स होंगे यानी ए आई जे ज़ीरो के बराबर होगा इफ़ आई ग्रेटर देन जे होगा। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनाता हूँ इस तरह से 2 3 4 5 6 0 0 0 3। ये जो है कि मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हमारे पास क्या है, मेन डायगोनल है। ये हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल क्या होता है। अब देखो ये जो मैट्रिक्स बनाया है मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3×3 का बनाया है। अब इसमें ये क्या है, मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब क्या है, ज़ीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है इसको समझना। अब ये कंडीशन समझो कि यहाँ पर ये जो ज़ीरो है इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या है कि रो जो है वो कॉलम से बड़ी होगी। रो क्या होगी, कॉलम से बड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस ज़ीरो की पोजीशन क्या है, यानी रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन से अगर बड़ी हो तो जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यानी ये एलिमेंट ज़ीरो है, क्यों है, क्योंकि इसकी पोजीशन देखो ये क्या है, ये दूसरी रो और पहले कॉलम में मौजूद है। ये वाला ज़ीरो कहाँ मौजूद है, ये तीसरी रो पहले कॉलम में। ये वाला ज़ीरो की पोजीशन क्या है, ये हमारे पास तीसरी रो दूसरे कॉलम में मौजूद है। अब देखो आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, यानी कि रो की जो पोजीशन है वो कॉलम की पोजीशन से ज़्यादा है। रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन से ज़्यादा है। रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन से ज़्यादा है। रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन से ज़्यादा है। तो अगर रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन से ज़्यादा हो तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब जो है कि हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये समझ लिया तो ये भी आसान है। इस तरह से देखो मैं अगर एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 2 0 0, इसी तरह से 3 5 0 9 2 6, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि मेन डायगोनल के ऊपर ज़ीरो है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के ऊपर ज़ीरो हो, यानी ऊपर जितने भी एलिमेंट हों वो क्या हों, ज़ीरो हों। ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने जो है कि वो जहन में रखना। अब यहाँ पर ये क्या कंडीशन है, यहाँ पर भी कंडीशन आप जहन में रख लो। ए आई जे जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। कब होगा ज़ीरो, जब आई लेस देन जे होगा। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन देख लो, इस वाले ज़ीरो की पोजीशन क्या है, इस वाले ज़ीरो की पोजीशन है ये कौन सी रो में, पहली रो में है। कॉलम कौन सा है, दूसरा है। पहली रो है, कॉलम कौन सा है, तीसरा है। इसी तरह से दूसरी रो है, कॉलम कौन सा है, तीसरा है। देखो आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से, आई छोटा है जे से, तो आई छोटा है जे से, ठीक है। और ए आई जे जो होगा यानी ये जो एलिमेंट होंगे फिर क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया है आपको मैंने। तो ऐसे मैट्रिक्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको क्यों कहेंगे कि मेन डायगोनल से ऊपर क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अब ज़ीरो से नीचे ट्रायंगल बनाते हैं, यानी इन एलिमेंट से नीचे ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था। अब देखो यहाँ पर ज़ीरो से ऊपर जो है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऊपर इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं।
तो इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ये कंडीशंस आपको याद रखनी ज़रूरी है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है। तो देखो सबसे पहले तो अगर मेरे पास अगर मैट्रिक्स A है और इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूं तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, A के ऊपर T लिखूंगा। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, यानी इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है। अब मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, क्या अगर मैट्रिक्स A की जो रोज़ हैं उसको मैं कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, A ट्रांसपोज मिलेगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसकी रोज़ को मैं कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, उस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज मिलेगा। याद रखना, देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 2 3 4 5 6 -3, तो ये हमारे पास जो है कि क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूँ, इस मैट्रिक्स A का मैं ट्रांसपोज करता हूँ। अब मैं चाहूँ तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दूँ या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दूँ, एक ही बात है, मेरे पास सेम ही रिज़ल्ट आएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, रोज़ को, कितनी रोज़ हैं, दोनों रोज़ को मैं किस में चेंज करता हूँ, कॉलम में चेंज करता हूँ। इसको यूँ मोड़ देता हूँ मैं, यानी कि अब इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा। अब ये 2 3 4 रो में लिखे हुए हैं, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा। इसी तरह से 5 6 -3 रो में लिखा हुआ है, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा 5 6 -3। तो अब इस तरह से जो है कि इस मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज है वो क्या है, A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 2 5 3 6 4 -3। तो ये जो है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब देखो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो क्या है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, तो 2 रो 3 कॉलम ये ऑर्डर है। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रो 2 कॉलम। अब देखो इसका क्या है, उलट है, इसका ऑर्डर इस ऑर्डर का उलट ऑर्डर है, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन जनरली में यूँ कहूँ, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A is m/n, then the order अगर किसी भी मैट्रिक्स A का ऑर्डर m/n है तो फिर इसी मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज, यानी इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, n/m होगा। अगर मैट्रिक्स A का, यानी जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर अगर m/n है तो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n/m होगा, ये याद रखना है। अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 है तो इसी मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। इसको जनरली भी हमने समझना है, किस तरह से, देखो जनरली किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से लिखा जाता है ये आपको पता होगा। अगर मैट्रिक्स A है, इसको जनरली किस तरह से लिखा जाता है, Aij, यानी मैट्रिक्स A के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Aij। अब इस मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है अगर m/n है, देन इसी मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, Aij है तो Ji हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ji हो जाएगा। और ये वाला जो ऑर्डर है m/n होगा तो n × m हो जाएगा, यानी m/n हो जाएगा, n × m नहीं n/m हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको जो है कि वो याद रखनी है। देखो ये इस तरह से भी आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम MCQs में इस तरह से पूछा जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं। वैसे कितना आसान है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन दी जाती है तो हमारे हाथ पैर फूलने नहीं चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अब देखो यहाँ पर
हमने ये ऑर्डर तो समझा, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3/2 है। ठीक है, अब देखो AIJ है, अब देखो इसकी पोजीशन, इस 2 की पोजीशन क्या है, पहली रो पहले कॉलम में, तो अभी भी देखो ये पहली रो पहले कॉलम में मौजूद है। अब यहाँ पे देखो ये 3 जो है कि कहाँ पर मौजूद है, पहली रो दूसरे कॉलम में, यहाँ पर ये 3 कहाँ पे आ गया, देखो ये पहली रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो ये वाला 3 जो है कि देखो ये वाला 2 पहली रो पहले कॉलम में मौजूद है, तो ये तो पहली रो पहले कॉलम में इसी तरह से आ गया। इसी तरह से ये 3 जो है कि पहली रो दूसरे कॉलम में है, तो अब ये 3 देखो ये चेंज हो गया, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको हम इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अब देखो ये वाला 3 यही 3 है, अब ये 3 कहाँ पर आ गया, देखो दूसरी रो पहले कॉलम में, तो 1 2 क्या हो गया, 2 1 हो गया। इसी तरह से ये 4 जो है कहाँ पर मौजूद है, पहली रो तीसरे कॉलम में मौजूद है, तो ये 4 कहाँ पे मौजूद है, तीसरी रो पहले कॉलम में मौजूद है, जगह आपस में चेंज हो गई, यानी I J की तरफ मुड़ गया, यानी कि I J में कन्वर्ट हो गया, J I में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से AIJ क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको सिर्फ समझने के लिए है इस तरह से। इसी तरह से ये देख सकते हैं हम, ये कहाँ, दूसरी रो पहले कॉलम में मौजूद है, ये कहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये पहली रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, चेंज हो गया, 2 1 1 2 में चेंज हो गया इस तरह से। इसी तरह से ये 6, इसकी पोजीशन क्या है, इस 6 की जो पोजीशन है ये दूसरी रो और कौन से कॉलम में मौजूद है, दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो ये कहाँ है, अब 2 को इधर रखो, इस 2 को इधर रखो, एक ही बात है, 2 2 ही रहेगा। इसी तरह से ये -3 यहाँ पर इस मैट्रिक्स A में, इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम है, अब 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चले जाएगा, तो तीसरी रो, अब ये -3 यहाँ किस तरह से आ गया, ये तीसरी रो में और दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो इसी तरह से AIJ जो है कि AJI हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये सिर्फ समझने के लिए था इस तरह से, तो जो है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर हमारे पास जनरली एक मैट्रिक्स AIJ है और उसका ऑर्डर m/n है, तो इसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो AIJ AJI हो जाएगा और m/n n/m हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें जो है कि समझनी ज़रूरी है। वैसे तो बहुत आसान है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम बहुत आसानी से उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, लेकिन इन बातों को समझना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किस तरह के मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ये हम समझेंगे। देखो, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं जिनका जब हम ट्रांसपोज करें तो जवाब में वही मैट्रिक्स आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ रेंडमली, तो याद रखना कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, चाहे 4/4 का हो। तो हम यहाँ पर समझने के लिए 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स A ले लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है और वो क्या है, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI। ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका क्या करूँगा, मैं ट्रांसपोज करूँगा। ट्रांसपोज करने के बाद जवाब यही आना चाहिए, तभी मैं कह सकूँगा कि किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया जाता है तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो देखो, अब ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, A है, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ। क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। अब ट्रांसपोज करना हमें अच्छी तरह से आता है। रोज़ को मैं क्या कर दूँगा, कॉलम में चेंज कर दूँगा। तो पहली रो में ABC है तो इसको मैं पहले कॉलम में लिख दूँगा, दूसरी रो में DEF है, इसको मैं दूसरे कॉलम में लिख दूँगा। इसी तरह से तीसरी रो में GHI है, इसको मैं तीसरे कॉलम में लिख दूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर ये मैट्रिक्स एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब देखो,
ए ट्रांसपोज का ऑर्डर और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर सेम है। अब क्या कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है? तो ये हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी आप रैंडमली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका जब भी आप ट्रांसपोज करोगे तो प्रिंसिपल डायगोनल तो सेम रहेगा। याद रखना, प्रिंसिपल डायगोनल तो सेम रहेगा। देखो प्रिंसिपल डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई, यहाँ पर जब ए ट्रांसपोज किया तो ए ई आई, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो देखो सेम है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसके इक्वल होगा। तो ट्रांसपोज जब इसके इक्वल होगा तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो देखो ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या फिर ये डी बी के बराबर होना चाहिए? डी किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डी लिखा हुआ है इसको मैं बी के बराबर लिख देता हूँ। इसी तरह से जी जो है वो सी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो जी लिखा हुआ है इसको मैं सी लिख दूँगा। अब ये जो h है ये किसके बराबर होना चाहिए? f के बराबर होना चाहिए, क्योंकि h का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है? f है। तो h किसके बराबर होना चाहिए? f के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मैं h की जगह क्या लिख दूँगा? f लिख दूँगा। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स A है इसकी जो फॉर्मेशन है, यानी ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है, अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में मिलता है, यानी इस शक्ल में मिलता है, तो जब भी हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो B है और ये B है सेम है, ये जो C है और ये जो C है ये सेम है, ये F है, ये जो F है सेम है। ठीक है, इस तरह का अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है, चाहे 3×3 में मिले, चाहे 2×2 में मिले, चाहे 4×4 में मिले, इस तरह का जब भी हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है तो उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको अब मिटा देता हूँ। इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब इस मैट्रिक्स का मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ। क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। तो अब देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूँगा, ए बी सी आ गया इस तरह से, बी ई एफ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और सी एफ आई। तो अब हम देख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है बिल्कुल इक्वल है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर है। तो देखो अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई भी मैट्रिक्स यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो जब भी हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करो कि मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी लिखता हूँ और ये मैट्रिक्स बी है हमारे पास। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी बनाना है और उसका ट्रांसपोज लेकर उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उस मैट्रिक्स बी के इक्वल करना है। किस तरह से, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ। मैट्रिक्स बी में 3×3 में ले लेता हूँ। किस तरह से, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एक डायगोनल ले लेता हूँ, 3 -3 0, ये मैंने एक डायगोनल बनाया इस तरह से। ओके, अब जो है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 5 लूँगा तो यहाँ पर भी 5 लूँगा। देखो यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी क्या है, B है। यहाँ पर जो है कि देखो C है तो यहाँ पर क्या है, C है। ठीक है, डायगोनल तो पहले ही मैंने बना लिया। यहाँ पर जो है कि 7 लूँगा तो यहाँ पर भी क्या लूँगा, 7 लूँगा। यहाँ पर मैं अगर 4 लेता हूँ तो यहाँ पर भी क्या लूँगा, 4 लूँगा। अब इस फॉर्म में अगर हमारे पास, यानी इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसका जो है ट्रांसपोज लेकर उसके इक्वल कर सकते हैं। यानी अब इस B का जो मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या आएगा, रोज़ को मैं कॉलम में चेंज कर दूँगा, यानी 2 5 7 लिखूँगा, 5 -3 4, 5 -3 4, इसी तरह से 7 4 0 7 4 0। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैट्रिक्स B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया
तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया ये मैट्रिक्स बी के बराबर ही है, यानी कि बी ट्रांसपोज जो है कि वो मैट्रिक्स बी के बराबर ही है। तो याद रखना कि इस फॉर्म में कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। आई होप कि यहाँ पर आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया होगा। साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमने समझा, अब हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह के मैट्रिक्स होते हैं? A square matrix is called skew symmetric matrix if transpose of that matrix is equal to minus matrix A। तो देखो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होता है? ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका जवाब वही मैट्रिक्स आता है, लेकिन विद द नेगेटिव साइन। ये याद रखना। देखो यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की शक्ल को याद रखें, फॉर्मेशन को आप याद रखें कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह का होता है। देखो अब बुक से मैं एग्ज़ाम्पल लूँ और बुक से एक एग्ज़ाम्पल लूँ, यानी एक ऐसा 3x3 का या 2x2 का मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ और मैट्रिक्स लेकर आपको यहाँ पर समझा दूँ कि भाई ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्यों एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है? क्योंकि जब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये नेगेटिव ऑफ डेट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो लिहाजा ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमने जो एक समझना है, आपको बुक से एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 3x3 का ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। तो देखो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की शक्ल आप याद रखें किस तरह की होती है। देखो ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये 3x3 का मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूँ। किस तरह से? देखो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा? हमेशा ज़ीरो होगा। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये याद रखना। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या बनाया मैंने? ज़ीरो बनाया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ A लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ। लिख दिया मैंने, ऐसा किया। यानी प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? ज़ीरो है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के हर एलिमेंट क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो से ऊपर जो एलिमेंट है मैंने A B C इस तरह से लिख दिए। अब ज़ीरो से नीचे यानी इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो इन तीनों के क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। यानी A का नेगेटिव क्या होगा? -A। B का नेगेटिव क्या होगा? -B होगा। C का नेगेटिव क्या होगा? -C होगा। तो इस तरह से जो है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी मैं इस तरह के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूँगा, क्या करूँगा मैं? ट्रांसपोज करूँगा। देखो इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूँ, क्या आएगा? ट्रांसपोज करूँगा तो इस रो को कॉलम में चेंज कर दूँगा, 0A B हो जाएगा। इसी तरह से इस रो को भी कॉलम में चेंज करूँगा, -A 0 C। इसी तरह से इस रो को भी कॉलम में चेंज करूँगा, -B -C 0, -B -C 0। इस तरह से तो ये मेरे पास क्या है? ट्रांसपोज है। क्या है? A ट्रांसपोज आ गया इस तरह से। अब देखो ये A ट्रांसपोज आया तो ये क्या है? A ट्रांसपोज मैंने लिखूँगा। अब यहाँ से क्या करूँगा? मैं माइनस की साइन बाहर निकाल दूँगा। माइनस की साइन जब मैंने इस तरह से बाहर निकाली तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगी माइनस की साइन। माइनस की साइन में कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा। जब बाहर आ जाएगी तो ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। माइनस चूँकि मैं बाहर निकाल चुका हूँ तो ये A जो है -A क्या हो जाएगा? +A हो जाएगा। -B +B हो जाएगा। ये +A -A हो जाएगा। इस तरह से ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। -C +C हो जाएगा। इस तरह से +B -B हो जाएगा, +C -C हो जाएगा, और ये ज़ीरो का ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम ये क्या है? देखो ये तो माइनस की साइन है और ये मैट्रिक्स जो आया है ये क्या है? ये मैट्रिक्स A है। 0AB 0AB -A 0C -A 0C -B -C 0 -B -C 0। तो ये क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स A है। याद रखना। अब A ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस। ये माइनस की साइन लिखी और ये क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स A है। तो इस तरह से हमने इस कंडीशन को साबित किया।
और ये बताया कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब भी इसका ट्रांसपोज किया जाए तो ये किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी कि जब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव आ जाएगा। ओके, यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से इस तरह से बोल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर 3/3 का एक और साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना हो तो किस तरह से लिखूंगा, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, तो सबसे पहला काम क्या है, मैं क्या करूँगा, डायगोनल को 0 0 लिखूँगा। इस तरह से क्या है, डायगोनल को मैंने क्या लिखा, 0 0। इस तरह से डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 0। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 2 3 -5 इस तरह से लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 2 को मैं यहाँ लिखूँगा इस तरह से। अब ये 2 है, +2 है तो यहाँ पे -2 कर दूँगा। ये +3 है तो क्या करूँगा, -3 करूँगा। ये -5 है तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है। अब ये देखो हमने ये वाली फॉर्म की है इसको। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, यही मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा, यानी नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैं अब इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करता हूँ, यानी बी ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम में चेंज करता हूँ, 0 2 3 हो जाएगा, -2 0 -5 -2 0 -5 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है, -3 5 0 है तो -3 5 0 इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस की साइन बाहर निकाल के ले आऊँगा। जब माइनस की साइन बाहर आ जाएगी तो ये 0 होगा, ये -2 प्लस का हो जाएगा, -3 प्लस का 3 हो जाएगा इस तरह से। और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा। और ये प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। और ये माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 0 का 0 इस तरह से रहेगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बी ट्रांसपोज है किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स बी। ये क्या है, मैट्रिक्स बी। इक्वल है 0 2 3 0 2 3 -2 0 -5 -2 0 -5 -3 5 0 -3 5 0। तो इस तरह से ये क्या है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस की साइन लिखी, और ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स बी है। ये यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, मैट्रिक्स बी। यानी कि बी एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि जब मैंने इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज किया, क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो रिज़ल्ट क्या आया, नेगेटिव बी, यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी आया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मैट्रिक्स बी क्या है, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा।